बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों 12th एग्रीकल्चर की क्लास पशुपालन की है और चैप्टर का नाम है पशु की जांच। बच्चों पशु की जांच नए ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर यह चैप्टर आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपके 3 नंबर का एक प्रश्न तथा 2 OT इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम जानते हैं इसमें जो प्रश्न हैं 3 नंबर के उनको किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग, बस मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि बच्चों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। ज़्यादा ज़्यादा छात्र यदि वीडियो को देखेंगे तो देखिए उनका तो भला होगा, साथ में वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और व्यूज़ ज़्यादा आएंगे ना तो उससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा। यदि हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम वीडियो जो है ना अच्छे प्रकार से जो है और भी आगे डालेंगे। अगर व्यूज कम आते हैं तो एक जो यूट्यूबर होता है उसका मनोबल गिरता है कि बच्चे उसका वीडियो पसंद नहीं कर रहे हैं या वीडियो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, देख नहीं रहे हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, आप वीडियो को ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सबका भला करने का आप काम कीजिए। ये भी एक अच्छा ही काम है कि आप दूसरे बच्चों तक वीडियो को पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बच्चों आप ऐसे ही करते रहिए। आपका खुद का भला तो आप हो ही रहा है कि आप पढ़ रहे हो, दूसरों तक भी इस वीडियो को आप पहुंचा रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छा काम है। आप ऐसा करिए क्योंकि उन तक भी अगर ये वीडियो पहुंचेगा, देखो मुझे डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे ना उनको डायरेक्टली फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके जो ग्रुप्स होंगे उसमें डालिए, जो भी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब बताइए व्यूज़ 200-300 व्यूज़ आते हैं, व्यूज आना चाहिए कम से कम 12th एग्रीकल्चर के बच्चे 10,000 बच्चे होंगे MP में। 12th एग्रीकल्चर 10,000 तो मैं कम बोल रहा हूँ, और भी ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। फिर भी जो है बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे नहीं देखते हैं, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल की व्यवस्था भी नहीं होती, कई बार ये भी समस्याएं रहती हैं। फिर भी कोशिश ये कीजिए आप, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूँ कि आप जो है ना मेरी बात को समझेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा। लास्ट ईयर बहुत अच्छा हुआ था बच्चों, एक वीडियो को 24 घंटे में 1,000 लोग देख लिया करते थे, एक 24 घंटे के अंतर्गत। तो बड़ा अच्छा लगता था कि चलो वीडियो को बच्चे पसंद कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं। आपके पास भी समय कम है, इसलिए आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम आगे, जो है क्वेश्चन हैं उनकी ओर। तो बच्चों ये रहे आपके प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये आपकी स्क्रीन पर। बच्चों पशुओं की जांच से क्या समझते हैं? पशु के चैप्टर का नाम ही पशु की जांच है, तो पशु की जांच से क्या समझते हैं आप? तो बच्चों पशु की जांच के अंतर्गत हम इस बात का पता लगाया जाता है कि पशु में कौन से तो गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं, इन चीज़ों का पता लगाया जाता है जब पशु की जांच की जाती है। तो जिससे क्या होता है, जिससे पशुओं से अधिक उत्पादन लिया जा सके या किया जा सके। जो भी हम लोग कह सकते हैं कि पशु की जांच का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि उनसे उनकी जांच करके उनसे गुणों का पता लगाकर एवं जो बुरे गुण हैं उनको सुधार करके हम लोग जो है उनसे बेहतर से बेहतर उत्पादन ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पशु की जांच करते हैं, और ये पशु की आपकी जांच होती है। तो पशुओं की जांच से आप क्या समझते हैं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी प्रकार से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका पशु की जांच के उद्देश्य। बच्चों 3 नंबर में प्रश्न आपका पूछा जाएगा। 3 नंबर में मैंने उसी हिसाब से आपके प्रश्न बनाए हैं कि आपको कहीं समस्या ना आए। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मैं करता ही नहीं हूँ, उसी हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ कि आपको जो है एग्जाम में फोकट का लिखना ना पड़े। यदि आप पॉइंट में लिखते हो तो जल्दी आपको समझ में, उसमें नंबर कटने के चांस कम रहते हैं। और अगर थ्योरेटिकल जैसे लिखते हो तो उसमें नंबर कट सकते हैं, कई बार ऐसा होता है। पॉइंट में ये होता है कि पॉइंट अगर यदि आपका सही तो सही ही माना जाता है। ठीक है, चलिए तो जांच का उद्देश्य सबसे पहला है कि स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए, मतलब पशु की जांच हम इसलिए करते हैं कि उसकी स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त हो जाए। उसमें कोई रोग तो नहीं है, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा हुआ है उसका, नाड़ी गति तो ठीक है, तो इसलिए हम उसकी जांच करते हैं। पहला उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य है पशु की जांच करने का कि पशु की उम्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए। जी हाँ बच्चों, दूसरा जो उद्देश्य होता है पशु की जांच का वो ये होता है कि उसकी उम्र का पता करें, कितनी उम्र है पशु की। वैसे उम्र ज्ञात करने की 3-4 विधियां होती हैं, आपको पता होगा। दांत देखकर भी पशु की जांच कर सकते हैं कितनी उम्र है उसकी।
पशु के सींग पर छल्ले पाए जाते हैं, उनको देखकर भी पता किया जा सकता है, खुरों को देखकर भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम जो है पशु की उम्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को जांच बोलते हैं जनरली। पशु की नस्ल की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जी हाँ, इसलिए भी हम लोग पशु की जांच करते हैं कि उसकी जो नस्ल है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। आपको पता होगा कि पशुओं की विभिन्न नस्लें हैं, गाय की बहुत सारी नस्लें हैं, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, जो भी है सभी पशुओं की विभिन्न नस्लें हैं। तो उनकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, पशु की जांच करते हैं, मतलब उनका पता करने के लिए। ठीक है ना। चौथा है आपका पशु का आहार नियत करने के लिए। आहार नियत का मतलब ये होता है कि पशु को कौन सा भोजन अच्छा लगता है, कौन सा भोजन अच्छे से मतलब नहीं, ये भी कह सकते हैं आप लोग, उसके लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, कौन सा भोजन ऐसा दिया जाए कि उसकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की यदि कमी है तो वो पूरी हो सके। ठीक है ना। तो आहार नियत करने के लिए भी हम पशु की जांच करते हैं। उम्मीद करता हूं पशु की जांच के उद्देश्य आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है आपका जो प्रश्न है, उत्तम पशु गाय या भैंस, किसी के बारे में पूछा जाए जनरली कि उत्तम पशु के लक्षण लिखिए, या उत्तम गाय या उत्तम भैंस के या बकरी किसी की भी पूछ ले तो आपको कैसे लिखना हो। तो निम्नलिखित लक्षण है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, पशु का शरीर जो है ना वो त्रिभुजाकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पशु का शरीर त्रिभुजाकार होना चाहिए। बच्चों त्रिभुजाकार का मतलब ये होता है कि पीछे से पशु, आप देखा पशु जो होता है ना चौड़ा होता है, और आगे जो होता है ना वो कैसा होता है, सकरा होता है। जैसे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ इस प्रकार से, पीछे वाला भाग ये है और आगे वाला भाग ये है। ठीक है ना। तो इस तरीके से पशु का जो शरीर है, एक उत्तम पशु है ना उसका शरीर कैसा होना चाहिए, त्रिभुजाकार। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। आगे बात करें यदि हम, दूसरा है पशु नस्ल के अनुसार शुद्ध होना चाहिए। मतलब पशु जो भी नस्ल है उसकी, कोई सी भी नस्ल हो सकती है, तो वो शुद्ध होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो अशुद्ध होती है। अशुद्ध का मतलब क्या है, अशुद्ध का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कोई साहीवाल नस्ल है, तो साहीवाल के सांड के भी लक्षण आ गए उसमें, किसी दूसरे से भी अगर वो प्रजनन कराया तो उसके भी लक्षण आ जाएंगे, तो फिर वो अशुद्ध हो गई, वो शुद्ध नस्ल फिर नहीं मानी जाती। समझ रहे हैं ना बात को। तो कहने का मतलब जो भी नस्ल है, दूसरा जो गुण है वो शुद्ध होना चाहिए एक उत्तम पशु का। तीसरा है पशु एन विकसित होना चाहिए। पशु का एन, यहाँ पे का बना लीजिए। पशु का एन जो होता है, एन सब लोग जानते होंगे जिसपे थन लगे रहते हैं जनरली, उसको एन कहा जाता है, वो विकसित होना चाहिए। जी हाँ, और एन पर टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध सिराएं होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, एक दुधारू पशु के लक्षण यही होते हैं। एक अच्छे पशु के, एक उत्तम पशु के लक्षण ये है कि उसकी जो एन होता है उस पर टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध सिराएं होती है, जनरली उभरी हुई होती है, वो हमको दिखाई देना चाहिए। तो ये उत्तम गाय या भैंस या पशु जो भी हैं वो लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। चौथा प्रश्न है, पशु अच्छे बैल के लक्षण लिखिए। बैल तो सब लोग जानते होंगे, बैल क्या होता है सब जानते हैं, जिसका उपयोग हम लोग खेत में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, खेत में हम लोग इसको हल खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे बैल कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों अच्छे बैल की जो है टांगे मजबूत होना चाहिए। टांगे कैसी होना चाहिए, पैर जो होते हैं वो मजबूत होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पूरा जो वर्क होता है, पूरा काम होता है वो पैरों के द्वारा करता है जनरली, क्योंकि पैरों से उसको चलना पड़ता है। जैसे जुताई करते हैं खेत की, तो जुताई करने के लिए उसको चलना पड़ेगा पूरे, मतलब 1 हेक्टर बराबर 4 बीघा, और 4 बीघा में यदि वो जुताई करता है हल के द्वारा तो उसको 65 किलोमीटर चलना पड़ता है। अब आप आइडिया लगा लीजिए, 65 किलोमीटर 4 बीघे में अगर जुताई करता है तो इतना आपको उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो पैर उसके कैसे होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट है बैल बधिया होना चाहिए। बधिया का मतलब होता है कि वो प्रजनन ना कर सके, इसलिए उसको क्या किया जाता है, बधिया किया जाता है कि जो वृषण होते हैं वहाँ से जो नस होती है ना उसको दबा दिया जाता है, काट दिया जाता है जनरली, जिससे जो है ना स्पर्म बनना बंद हो जाते हैं। तो बैल क्या होना चाहिए, बधिया होना चाहिए। क्यों, उसकी ताकत जो होती है उसमें ही रहे, क्योंकि उससे हमको क्या करना है, काम लेना है, इसलिए। ठीक है ना, ये बात आप जरूर याद रखना है यहाँ पर। आगे बात करें यदि हम, तीसरा है आपका बैल की उम्र 4 से 5 वर्ष होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, बैल जो होता है ना उसकी उम्र कितनी होना चाहिए, 4 से 5 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, बैल की टांगें मजबूत होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे। बैल रोग रहित होना चाहिए। जी हाँ, बैल में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, गाय या भैंस व्याने के प्रमुख लक्षण। ये बकरी का होगा यहाँ पे।
जब गाय या भैंस कोई ब्याती है तो ब्याते समय उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमें, वो हमको पता यहाँ पे चलता है बच्चों। देखिए सबसे पहले तो कोई भी गाय या भैंस बकरी जो भी एक्स वाई जेड, तो जब ब्याती है तो उस वो क्या रहती है, बेचैन दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है हमको, बेचैन रहती है। दूसरा लक्षण है कि गाय बार बार उठती है, उठने और बैठने लगती है। सही बात है, गाय बार बार उठती है, बार बार बैठती है, क्योंकि पेट में उसके दर्द होने लगता है। दर्द होता है, उसको हम प्रसूति दर्द कहते हैं जनरली। तो गाय को जब प्रसूति दर्द भी प्रारंभ हो जाता है, गाय के थनों में खीस उतर आता है। गाय के थनों में खीस उतर आता है। खीस क्या होता है, जो पहला दूध होता है, जो गाढ़ा होता है, पीला कलर का होता है ना, उसे हम खीस कहते हैं। इंग्लिश में इसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, और ये बछड़े के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए याद रखें आप लोग कि उसके जो थनों में खीस उतर आता है, एक गाय या भैंस कोई भी हो। गाय के पुट्ठे नीचे धस जाते हैं। पीछे वाला जो पार्ट्स होता है, ढालू पार्ट्स होता है, उन्हें हम पुट्ठे कहते हैं। जब वो ब्याती है तो उस समय उसके जो पुट्ठे होते हैं ना, वो नीचे की ओर धस जाते हैं। तो गाय या भैंस के जो प्रमुख लक्षण है ब्याने के, वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़े, गर्भवती गाय के लक्षण। जी हाँ बच्चों, कोई प्रेग्नेंट काव है, प्रेग्नेंट आपकी जो है बफेलो है, तो उसके क्या करेक्टरिस्टिक होंगे यहाँ पे हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों, गाय का वजन बढ़ने लगता है। सही बात है, कोई भी गाय है ना, उसका क्या वेट बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो बछड़ा है वो पेट में उसका साइज बढ़ेगा, जब उसको भोजन मिलेगा तो वजन तो ऑब्वियसली सिंपल बात है बढ़ने लगेगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गाय पुनः मध्यकाल में नहीं आती है। पुनः मध्यकाल का मतलब होता है जो हीट पीरियड होता है ना, जैसे आपको पता होगा गाय या भैंस 21 दिन पे हर महीने हीट पीरियड पे आती है। तो यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर वो हीट पीरियड पे नहीं आएगी। ये बात आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। मेन लक्षण होता है वो यही होता है। गाय का स्वभाव शांत हो जाता है, ये भी बात सही है। जब गाय आपकी गर्भित होती है ना, तो उसका जो स्वभाव है वो कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। नेक्स्ट है, गाय का ऐन विकसित होने लगता है। बिल्कुल बच्चों, गाय का जो ऐन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अडर बोलते हैं, अडर क्या हो जाता है, डेवलप्ड होने लगता है। नेक्स्ट है आपका पांचवा, गाय का पेट का आकार बढ़ने लगता है। जी हाँ बच्चों, तो सिंपल बात है, जब वजन बढ़ेगा उसका तो पेट का आकार तो ये सीधी सी बात है कि बढ़ने लगता है, ठीक है ना। और 5 महीने बाद यदि हम लोग कान लगा के सुने तो उसकी जो बछड़ा रहता है अंदर, उसकी जो नारी गति होती है ना, वो भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो गर्भवती गाय के क्या लक्षण होते हैं बच्चों, सभी को समझ में आ गए होंगे, कहीं भी किसी को समस्या नहीं होगी। 3 नंबर का प्रश्न इस वीडियो से बनेगा, इस चैप्टर से बनेगा, इसलिए आप लोग इसको अंत तक जरूर देखेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गर्भवती गाय की देखभाल किस प्रकार करेंगे या किस प्रकार करना चाहिए। कोई गर्भवती गाय है या भैंस मान लीजिए, उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले तो है कि गाय को अन्य पशुओं से अलग बांधना चाहिए। ये विशेष याद रखना है, अन्य पशुओं से अलग इसलिए बांधना चाहिए क्योंकि वो गर्भित है। कोई पशु यदि उसको मार लेगा तो वो है दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसको अलग बांधना चाहिए, ठीक है ना। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि गाय के नीचे घास फूस भूसा वो आदि बिछा देना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, क्योंकि घास भूसा जो भी है आप यदि कुछ डालते हो तो उससे क्या होता है, जैसे नीचे कंकड़ पत्थर होते हैं तो उसको चुभेंगे नहीं, वो नहीं चुभेंगे तो बछड़े को कोई भी नुकसान न हो, इसलिए नीचे जो है घास फूस भूसा जो भी होता है वो नीचे डालना चाहिए। तीसरा बच्चों, गाय को डराना धमकाना नहीं चाहिए। जी हाँ, याद रखें, गाय को डराना धमकाना बिल्कुल नहीं चाहिए। कई बार गाय को डराने धमकाने से जो है कई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ये देखभाल करोगे आप लोग। और गाय को नमक खिलाना चाहिए, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। गाय को क्या खिलाना है, नमक भी उसको खिलाना है, ठीक है। तो गर्भवती गाय की देखभाल किस प्रकार से करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं ऋतुमयी गाय। ऋतुमयी गाय या भैंस के लक्षण। ऋतुमयी गाय, इसको हम मध्यकाल में आए हुए गाय भैंस के लक्षण भी कह सकते हैं बच्चों। जब वो हीट पीरियड पे आती है तब हमको क्या क्या लक्षण उसको दिखाई देते हैं। सिंपल सी बात है, गाय चारा दाना खाना बंद कर देती है। जी हाँ, पहला लक्षण जो है ना, जब वो हीट पीरियड पे आती है ना बच्चों, तो वो चारा दाना जो भी है खाना वो बंद कर देती है। और इसका समय लगभग 48 घंटे का होता है, 24 से 48 घंटे का, मतलब 1 से 2 दिन का रहता है। ध्यान रहे इस बात का। गाय बेचैन दिखाई देती है, तो हमने वहाँ पर भी पढ़ लिया था, जब ब्याती है तब भी होती है बेचैन, और जब हीट पीरियड पर रहती है तब भी वो बेचैन हमको दिखाई देती है। गाय बार बार रंभाती है। गाय बार बार रंभाती है, ठीक है। गाय बार बार पेशाब करती है। गाय अन्य पशु पर चढ़ने का प्रयास भी करती है। तो बच्चों
ये ऋतुमयी गाय या भैंस के लक्षण है। ये चीज़ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रही है। तो ये ऋतुमयी या हीट पीरियड पे आती है, जब मध्यकाल होता है तो उसकी ये लक्षण है बच्चों। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको, कहीं समस्या नहीं आ रही होगी। यदि कहीं भी समस्या आती है तो आप लोग है व्हाट्सएप पे आपकी या कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपनी समस्या का निराकरण पा सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, उत्तम पशु के चयनकर्ता या निर्णायक के गुण लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। चैप्टर का नाम ही पशुओं की जांच है, और पशुओं की जांच करने वाला क्या कहलाता है? चयनकर्ता या निर्णायक कहलाता है। तो उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए, कौन कौन से करेक्टर होना चाहिए, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जो निर्णायक है, जो चयन करता है, उसको पशु की शारीरिक बनावट की जानकारी होना चाहिए। कौन सी जानकारी का पता होना चाहिए? कि उसकी पशु होता है जो, उसकी शारीरिक बनावट की पूरी जानकारी होना चाहिए। दूसरा, निर्णायक को पशु की नस्ल की जानकारी होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, ये भी उसको पता होना चाहिए कि जो निर्णायक है पशु की नस्ल कौन सी है, उसकी जानकारी भी उसको पता होना चाहिए। तीसरा है बच्चों, निर्णायक योग्य एवं अनुभवी होना चाहिए। जो भी जांच करता है या चयन करता है वो योग्य होना चाहिए और अनुभवी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी जांच करा ली ना, कहने का मतलब उसको अनुभव होना चाहिए, पहले उसने ये काम किया हो वो। दूसरा ये भी याद रखें कि योग्य का मतलब उसने योग्यता होना चाहिए। निर्णायक को पशुपालन में रुचि होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, उसको एनिमल हस्बेंड्री जो है आपका, पशुपालन में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट है नहीं। और इंटरेस्ट देखो क्या होता है, यदि किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो ये मेरा मानना नहीं है, बाकी सब लोगों का ही मानना है, मेरा ही नहीं बल्कि सबका ही, कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर इंटरेस्ट है ना तो बड़े अच्छे प्रकार से करते। इंटरेस्ट का मतलब वो ब्याज मत समझ लेना, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, ठीक है ना। तो पशुपालन में रुचि होना चाहिए। 10वां प्रश्न है बच्चों, डेंटल पेड किसे कहते हैं? पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, बहुत सारे बच्चों ने तो सुना भी होगा। डेंटल पेड क्या होता है? एक चीज़ आपको अच्छी तरह मालूम होगी कि पशु जो होता है ना, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इनके ऊपरे वाले जबड़े में दांत नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? दांत। बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे होंगे सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई। पशु के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते, तो फिर क्या होता है? कैसे चरता है, कैसे खाता होगा? सुनिए, तो वही बात मैं बता रहा हूं आपको। जब पशु के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते तो उसके स्थान पर क्या होता है? एक कठोर दृढ़ संरचना या रचना होती है। किसकी बनी होती है? मांसल भाग होता है, मांस का बना होता है, कठोर होता है, ठीक है ना। उसे ही हम लोग डेंटल पेड कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? फिर से बता रहा हूं मैं आपको, डेंटल पेड का मतलब क्या होता है बच्चों। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जो भी होता है ना, उनके ऊपरी वाले जबड़े में दांत नहीं पाए जाते, तो फिर उसकी जगह क्या पाया जाता है? उस स्थान पर एक दृढ़ कठोर मांसल संरचना पाई जाती है, जिसे हम डेंटल पेड कहते हैं। क्लियर? डेंटल पेड क्या है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, भैया आप सोचो मत, प्रैक्टिकल कर लेना, सुबह जा करके घर पे आपके गाय, भैंस, बकरी जो भी हो उसको देखना, मुंह पकड़ करके, और दांत आप चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए एक बात और क्लियर कर दूं, ऊपर वाले जो 8 दांत होते हैं ना, वो नहीं होते। बाकी जो दाढ़ें होती है ना इधर जबड़े में और इधर की साइड में, जिनसे चबाया जाता है भोजन, वो होते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। चलिए, जबड़े में दांत होते हैं, ऊपर वाले पार्ट्स में जो 8 दांत होते हैं वो नहीं होते, बस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है प्रश्न बच्चों, अच्छे सांड के लक्षण लिखिए। बुल बोलते हैं इसको। अच्छा, जो बुल होता है, गुड बुल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, बैल और सांड में क्या अंतर है ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानना पड़ेगा, थोड़ा सा जान लीजिए, एक लाइन में बता देता हूँ। देखिए, बैल का उपयोग तो जनरली हम जो है कहाँ पर करते हैं? खेत की जुताई जो भी करते हैं खेत में हम करते हैं उसका काम। और इसका जो उपयोग है बुल का मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो प्रजनन के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रजनन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक अच्छे बुल में? तो पहला करेक्टर तो ये है कि जो बुल होता है वो नस्ल के अनुसार शुद्ध होना चाहिए। दूसरा है उसकी जो उम्र है वो 3 से 4 वर्ष होना चाहिए। बैल की कितनी थी? 4 से 5 वर्ष थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और उसकी पिछली टांगें मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये प्रजनन में आपका क्या करती हैं? सहायता करती हैं। और उसकी जो आंखें हैं वो चमकीली होना चाहिए, तो सिंपल पॉइंट है।
और उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, मतलब रोग रहित होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक गुड बुल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखो इसमें नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, नंबर सही कर लीजिए आप लोग, 11 की जगह 12 कर लीजिए, बस इतने 12वां प्रश्न है। बैल का गुणांकन पत्र तैयार कीजिए। गुणांकन पत्र को बच्चों स्कोर कार्ड भी कहा जाता है। और एक चीज बता देता हूं, जो स्कोर कार्ड होता है ये कौन तैयार करता है, ये जो मैं बता रहा था आपको, निर्णायक, एक पशु जांचकर्ता, जो जांचकर्ता होता है ना, वो ये स्कोर कार्ड तैयार करता है। और इसका जो स्कोर होता है ना वो कितना होता है 100, मतलब इसका योग कितना होता है 100 होता है, 100 होता है। ठीक है ना। तो को कितना कितना नंबर मिला है किस किस चीज को देख लीजिए आप लोग। सामान्य स्वरूप जो है आपका गाय या भैंस का सामान्य स्वरूप को 20 नंबर, सिर व गर्दन को भी 20 नंबर, अगले धड़ को 20 नंबर, पिछले धड़ को भी 20 नंबर, कार्य को 5 नंबर दिए गए, और लास्ट में आपका छठवा है शरीर को, ये 15 नंबर। टोटल कितने हो जाएंगे 100। टोटल कितने हो जाएंगे आप लोग ध्यान रखें 100, जोड़ लीजिए 20 20 40 20 80 5 85 और 15 100। जी हाँ। तो बच्चों बैल का ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, समझाने वाली बात कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा याद कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ये पूछा गया, कई बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखें। ये गाय भैंस का और देख लीजिए थोड़ा सा। सामान्य स्वरूप को दिए गए 30 नंबर, डेयरी के जो गुण है उसको भी 20, शरीर की क्षमता को 20 और स्तनीय तंत्र को 30, टोटल 100। ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, बार बार कह रहा हूँ इन दोनों को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि पूछे गए हैं कई बार और पूछ लिया गया, तो थोड़ा सा अगर आपको याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो कैसा लगा, वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आपको, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके बच्चों शेयर कीजिए, जिससे सभी का भला हो सके, सभी बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और सभी अच्छी प्रकार से पढ़ सकें। ठीक है ना। यदि किसी को कहीं भी किसी भी प्रश्न में कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम है 7224002628 पर। ठीक है ना। इस पर आप जो हेलो बोल दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और जो भी वीडियो है उसको आपको वहाँ पर देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।